हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी लिटरेचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज की कक्षा में हिंदी साहित्य का इतिहास पर संक्षिप्त परिचय ले लेंगे। लगभग 900 वर्षों के समय सीमा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 कालों में बांटे गए हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इन कालों में लिखी गई रचनाओं को कुछ पद्धतियों में लिखे गए हैं। लगभग 4 प्रकार के पद्धतियां अनुसरण किए गए हैं: वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। यानी इन पद्धतियों में रचनाएं करना शुरू किए हैं। कुछ लोग वर्णानुक्रम पद्धति में रचनाएं किए हैं, कुछ लोग कालानुक्रम पद्धति में रचनाएं किए हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक पद्धति और कुछ लोग विधेयवादी पद्धति में रचनाएं करना शुरू किए हैं। वर्णानुक्रम पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम के अनुसार दिया जाता है। यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कवियों का परिचय दिया गया है। डॉक्टर शिवसिंह सेंगर और गार्सादा तासी दोनों ने इस पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं, निम्न में से वर्णानुक्रम पद्धति में लिखे गए रचनाकार कौन है, ऐसा पूछने की संभावना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक पॉइंट से भी यहाँ से प्रश्न बनने की आवश्यकता है, ध्यान रखिए। कालानुक्रम पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालानुक्रमानुसार यानी तिथि क्रम से होता है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन मिस्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इतिहास लेखन के लिए किस प्रकार की पद्धति का अनुसरण किया है, प्रश्न ऐसा पूछने की संभावना है। कालानुक्रम पद्धति को इन्होंने अनुसरण किया है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। वह तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता तथा तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की भी मांग करता है। इसलिए विश्लेषण अनिवार्य है। नेक्स्ट, विधेयवादी पद्धति। यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण, क्षण। इस पद्धति से इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है।
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, अक्सर पूछे जाते हैं रामचंद्र शुक्ल के कथन। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। कुछ ग्रंथों के आधार पर इन्होंने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल दिया है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ अन्य लोग भी नाम दिए गए हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस हिंदी साहित्य का इतिहास को कुछ कालों में बांटे गए हैं ना, समय सीमा भी प्रस्तुत किया गया है। इनके अनुसार वीरगाथा काल यानी आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 150 से 1375 तक माने जाते हैं। आदिकाल की समय सीमा है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से 1700 तक माने जाते हैं। और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1700 से 1900 तक माने जाते हैं। नेक्स्ट, गद्यकाल यानी आधुनिक काल की समय सीमा है विक्रम संवत 1900 से अब तक माने जाते हैं। यानी यहाँ पर समय सीमा दिए हैं ना, एग्जैक्टली 150 से ही आदिकाल शुरू होती है, 1375 में आदिकाल अंत होती है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक ऋतु का प्रभाव दूसरी ऋतु पर भी पड़ती है ना। मान लीजिए गर्मी का प्रभाव इसके पहले रहने वाले ऋतु पर भी पड़ती है, बाद में आने वाली ऋतु पर भी पड़ती है। उसी प्रकार एक युग का प्रभाव इसके पहले रहने वाले युग में भी पड़ती है और बाद में रहने वाले युग में भी पड़ती है। इसलिए हम लोग एग्जैक्टली यहाँ तक एक काल अंत हो जाता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार कुछ अन्य लोगों ने अपने हिसाब से काल विभाजन किया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपने हिसाब से काल विभाजन किया गया है। आदिकाल का समय सीमा 1000 से 1350 ईस्वी तक माने गए हैं और पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल की समय सीमा 1350 से 1650 ईस्वी तक माने जाते हैं। इसके पहले विक्रम संवत के बारे में सुने हैं, अब ईस्वी है। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की समय सीमा 1650 से 1850 ईस्वी तक माने गए हैं। कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी। बहुत इम्पोर्टेंट है। आधुनिक काल की समय सीमा 1850 से शुरू होती है, अब तक माने जाते हैं, ऐसा कहने वाले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रश्न ऐसा पूछने की संभावना है। निम्न में से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने आदिकाल की समय सीमा क्या बताए गए हैं, ऐसा भी पूछने की संभावना है। प्रश्न कैसा घुमा फिरा के पूछने पर भी आंसर करने जैसा रहना है। इनके अलावा डॉक्टर नगेंद्र भी काल विभाजन किया गया है। इनके अनुसार आदिकाल की समय सीमा 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक माने जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा 7वीं शती से 14वीं शती तक माने गए हैं। भक्तिकाल की समय सीमा 14वीं शती से 17वीं शती के मध्य तक, यानी 14वीं शती के मध्य से
17वीं शती के मध्य तक माने गए हैं भक्ति काल की समय सीमा। कौन? डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल की समय सीमा 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक माने गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक काल की समय सीमा भी 19वीं शती के मध्य से अब तक माने गई है। बहुत लंबा समय है ना, इसीलिए इस समय को भी इन्होंने कुछ कालों में बांटे गए हैं। पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल, ऐसा नाम दिए हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग नाम दिया गया है। भारतेंदु युग की समय सीमा 57 से 1900 ईस्वी तक माने गई है। 1857 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा मानी गई है। द्विवेदी युग जो है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माने गई है। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 तक माने गई है। कौन? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। छायावाद के बाद रहने वाले युग को छायावादोत्तर युग कहते हैं। यानी छायावाद के बाद है ना उत्तर, छायावादोत्तर युग माने जाते हैं। इस काल को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद भी कहते हैं। दोनों मिला के यहाँ पर दिया गया है। प्रगति और प्रयोगवाद काल है 1938 से 1953 तक माने गए हैं। ईस्वी है यहाँ पर, इस लेटर पर भी ध्यान रखिए, संवत दिया है या ईस्वी दिया है, ध्यान रखना है। नवलेखन काल भी इन्होंने प्रस्तुत किया है 1953 ईस्वी से अब तक माने गए हैं। इस प्रकार एक एक रचनाकार यानी एक एक साहित्यकार ने अपने हिसाब से इतिहास को कुछ कालों में बांटा गया है और एक एक काल को कुछ नामों में भी नामकरण दिया गया है। पहले आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल का नामकरण है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहे हैं, ग्रियर्सन चारण काल कहे हैं, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। यही आदिकाल प्रचलन में आ गई है। नेक्स्ट, राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल नामकरण दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल नाम दिया है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया है। रामकुमार वर्मा ने 2 नाम दिए हैं, संधि काल भी और चारण काल भी। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल नाम दिया है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल नाम दिया है। राम खिलावन पांडे ने संक्रांति काल नाम दिया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ रहे हैं। मान लीजिए बीजवपन काल नाम किन के द्वारा दिया गया आदिकाल का नाम है, ऐसा पूछ सकते हैं। नहीं तो राहुल सांकृत्याय ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, बहुत कई बार पूछे गए हैं। सिद्ध सामंत युग के बारे में, इस नाम के बारे में कई बार पूछे गए हैं सेट नेट में। इस काल में साहित्य को 5 प्रकारों में बांटे गए हैं। आदिकालीन साहित्य को सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, इस प्रकार 5 साहित्य रूप हमें मिलते हैं। पहले
हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में जानने के पहले सिद्ध कौन है सुनेंगे। बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटे गए हैं, 2 रूपों में विभाजित हो गए हैं, हीनयान, महायान। महायान को ही वज्रयान कहते हैं। वज्रयान में रहने वाले लोगों को सिद्ध कहते हैं। इन सिद्धों के बारे में हम लोग आगामी कक्षाओं में सुनेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस है, अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।